जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग दोबारा उपस्थित हुए हैं अपने सेकंड सेशन को लेकर, जिसमें कि आपका जीके और जो है कि स्टैटिक वगैरह आता है। तो आप लोग जो है कि इसे जो है कि रेगुलर यूज कर रहे होंगे, जिससे कि आपको एक दिन जो है कि अच्छा तैयारी के रूप में जो है कि आपका बन जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा, डीपीएसपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज। तो डीपीएसपी जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप लोग को बताते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग ग्रहण किए हैं वो आयरलैंड से, आयरलैंड ने स्पेन से, आयरलैंड ने कहां से लिया है? और भारत के संविधान में एक भाग है भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक कवर होता है। तो 36 से 51 तक हम लोग मेन अनुच्छेद अभी क्लियर करने वाले हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, और मूल कर्तव्य को भी कुछ मात्रा में लेंगे, क्योंकि आज का सिलेबस डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों था। तो आप लोग जो है कि इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को बता दे कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी वो सरकार के वैल्यू को बढ़ाती है। किसके वैल्यू को? सरकार। क्योंकि सरकार का अगर मन होगा तो वह डीपीएसपी को आम आदमी के लिए लागू करेगा या आम आदमी के लिए लाएगा, लेकिन अगर नहीं भी लाएगा तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते हैं, हम उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, अर्थात उसके विरुद्ध आपके लिए कोई किसी प्रकार का सपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट करने नहीं वाली है। अर्थात सरकार का मन होगा तो देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी। लेकिन अगर मूल अधिकार का बात करते हैं, मूल अधिकार का अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार को लेकर अगर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आप जाइएगा। तो अगर आपका हनन हुआ रहेगा तो आपका बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। तो इसका मतलब मौलिक अधिकार आम आदमी के वैल्यू को बढ़ा रही है, और आपका डीपीएसपी जो है कि आपका सरकार के वैल्यू को बढ़ा रही है। तो आप बोल सकते हैं कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, और आपका मौलिक अधिकार जो है कि आपका न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं डीपीएसपी को, धीरे धीरे हम लोग अनुच्छेद 38 से लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताना है कि जैसे अनुच्छेद 36 शुरू करते हैं तो 36 कहता है, ये जो डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं ना, इसका परिभाषा इसमें है। क्या है परिभाषा? जैसे आप लोग मौलिक अधिकार 12 से शुरू किए होंगे तो 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है, उसी तरह से 36 से डीपीएसपी शुरू कर रहे हैं तो 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है। समझ में आ गया? यानी दोनों शुरुआती ने परिभाषा को कवर किया है, 12 और इधर 36। अगर हम अनुच्छेद 38 में जाते हैं तो अनुच्छेद 37 तो समझ लिए होंगे, 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 का, तो अनुच्छेद 38 1000 बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद 38 1000 बार एग्जाम में आया है कि भाई भारत के अंदर में जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? 38 के तहत। क्योंकि डीपीएसपी जो है वह लोक कल्याण की ही बात करती है। किसकी बात करती है? लोक कल्याण। क्योंकि डीपीएसपी जो है वह सरकार के मन को बढ़ाती है, लेकिन वह लागू किसके लिए होता है? आम आदमी के लिए। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो आपके साथ जो है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय होता है, जो कि हम लोग प्रस्तावना में देखे थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय होता है, इसको जो विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं डीपीएसपी में देखते हैं। किसमें देखते हैं? अगर कोई समाज का भलाई करना है सरकार को, तो वह डीपीएसपी को लागू करेगा, तभी उसकी भलाई हो पाएगी। इसका मतलब अगर न्याय करती है सरकार तो वह डीपीएसपी को लागू करना होगा अच्छी तरीका से, अर्थात लोक का कल्याण करना होगा, लोक का कल्याण। तो अनुच्छेद 38 वही कहता है कि भारत को डीपीएसपी के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिससे कि आम आदमी को अच्छा से न्याय मिल पाए, अच्छा से जो है कि उसका सामाजिक काम हो पाए, तो वो डीपीएसपी के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं इससे आगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अब लेके हम लोग चलते हैं, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना या बढ़ाना।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि डीपीएसपी किस भाग में है? 4 में। किसमें है? 4 में। और ये कहां से कहां तक? 36 से 51। 36 से 51। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है, जो कि बात करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जो कि हाल ही में चर्चा में है उत्तराखंड में। भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का एक जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी में ही अभी जो है कि विभिन्न प्रकार का राजनीतिक मुद्दा देखने के लिए मिला, और इसी यूसीसी को लागू करने के कारण, अनुच्छेद 44 को लागू करने के कारण जो है कि वहां पर मुद्दा देखने के लिए मिला। और आप लोग को बता दें, अगर यूसीसी भारत में पूरी तरह से लागू हो जाता है तो सभी धर्म के लोगों का जो रीति रिवाज है वो एक समान हो जाएगा करने का। जैसे भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, एकमात्र राज्य है गोवा, और गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां पर की सिविल संहिता लागू है। सिविल संहिता लागू है, और सिविल संहिता 44 के तहत, सिविल संहिता 44 यानी 44 अनुच्छेद कहता है समान सिविल संहिता, और इसे लागू करना या नहीं करना ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार के ऊपर, क्योंकि डीपीएसपी सरकार के वैल्यू को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आपको पुरुष व स्त्री को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 39 का घ, अनुच्छेद 39 का घ, याद रख लीजिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ, सॉरी 39 का ग, 39 का ग सी में, 39 के सी में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? 40। ग्राम पंचायत 40, ग्राम पंचायत 40। मिसप्रिंट है, 39 का गो होगा, यहाँ को लिख दिया। 39 के गो में है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर कोई महिला और अगर कोई पुरुष एक कार्य को कर रहा है अपने क्षमता के अनुसार तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद कहता है 39 का गो, 39 का गो। आप लोग को पता होगा इसका एक प्रत्यक्ष रूप से भी प्रमाण देखने के लिए मिला है। अभी बीसीसीआई जो क्रिकेट करवाती है इंडिया के अंदर में, तो आप लोग को पता होगा कि महिला क्रिकेट टीम भी है और पुरुष क्रिकेट टीम भी है, तो दोनों तो खेलती क्रिकेट ही है, इसीलिए दोनों को जो वेतन मिलता था पहले पुरुष को ज्यादा मिलता था, महिला को कम मिलता था। तो इसका मतलब है कि बीसीसीआई ने यह नियम बना दिया कि अब दोनों महिला और दोनों वर्ग के टीम को जो कि समान वेतन अब दिया जाएगा, अर्थात 39 के गौ को बताइए बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। तो ये चीज देखने के लिए मिला 39 के गौ में कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए महिला और पुरुष को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कुछ दशाओं में शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 41। किसमें है? 41। यानी कहने का मतलब है कुछ दशाओं में काम, जैसे आप लोग को पता होगा अनुच्छेद 41 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, 50 प्लस एज हो गया है, तो वह जो है कि अच्छा ऐसा काम करने लायक उसका शरीर नहीं रह जाता है। यानी जो व्यक्ति 25 साल एज वाला का काम करेगा वो 50 साल वाला आदमी काम नहीं कर पाएगा। यानी सरकार को चाहिए कि उसे कुछ अलग काम दिया जाए, क्योंकि उसे भी रोजी रोटी की जरूरत है, उसे भी पेट पालना है, तो उसे कोई हल्का ऐसा काम दे दिया जाए 25 साल वाले आयु के तुलना में। तो क्या होगा कि उसे कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार मिला। या मान लीजिए कि किसी के पास जो है कि अच्छा ऐसा हाथ पैर नहीं है, वो काम नहीं कर पाता अच्छा से, तो उसे कुछ ऐसा काम दे दिया जाए, यानी बैठने वाला काम या फिर गार्ड के रूप में काम दे जाए गेट पे, तो क्या होगा कि उसका भी पेट जो है कि अच्छा से कट जाएगा उसके बच्चा का। यानी कि कुछ दशाओं में जो काम पाने का अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? 42। प्रसूति सहायता 42। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में? 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43। या इसको सीधा आप बोल सकते हैं निर्वाह मजदूरी अधिनियम, क्योंकि निर्वाह का मतलब होता है या फिर न्यूनतम निर्वाह अधिनियम। कहने का मतलब अगर आप किसी पे निर्वाह है या किसी के यहाँ जाके आप काम कर रहे हैं तो कम से कम आप उससे उतना सा पैसा लीजिए जिससे कि आपका घर द्वार आसानी से चल सके, यानी कि उसी को कहते हैं निर्वाह मजदूरी अधिनियम। यानी कि कम से कम उसको इतना रुपया दे दीजिए डेली का 400, जिससे कि उसका पेट चल जाए। अगला आप लोग को बताना है अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता 44, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जो कि वर्तमान में गोवा में जो है कि लागू है और उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा।
देखिएगा 6 वर्ष से कम यानी टोटल बच्चा एज वाला होता है। अर्थात आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो चलता है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलता है अनुच्छेद 45 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत। यह सरकार के मन पर निर्भरता की भाई बच्चा सब जो है कम एज वाला उसको अलग से एक दे दिया जाए संस्था जिससे कि उसका विकास हो सके जो है कि बच्चा में, यानी कि अनुच्छेद 45 में आपका 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा का जो है कि शामिल किया जाता है, और जिसको कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो चलता है अनुच्छेद 45 का तहत। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 46, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC ST को बढ़ावा दिया गया है। SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग को जो बढ़ावा देने का काम करती है भारत सरकार, वह करती है 46 के तहत। किसके तहत? 46 के तहत। ये सब याद रखिएगा। अगर आपको बात करते हैं इसी को बढ़ावा देने के लिए आगे चलकर आपका एक अनुसूचित जाति आयोग बनाया, एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, तो आप लोग को बता दें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है वो आपका अनुसूचित जाति का स्थापना किया गया, अनुसूचित जाति। 338 में पक्का पक्की अनुसूचित जाति, लेकिन 338 का को जो लेंगे तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। वहीं 338 का अगर ख लेंगे तो ओबीसी, ख लेंगे तो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया ख में। समझ में आ गया यहां तक? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पोषाहार के स्तर में वृद्धि या जीवन के स्तर में वृद्धि या लोक स्वास्थ्य में सुधार या फिर हानिकारक एवं नशीले पदार्थ को जो ब्रेक किया गया है किस समझेगा? 47। क्योंकि अनुच्छेद 47 जो है, अनुच्छेद 47 जो है वो पोषाहार के स्तर में वृद्धि होता है, और पोषाहार के स्तर में वृद्धि या शरीर के स्तर में जो वृद्धि होगा हमारा शरीर तभी हो सकेगा जब हम नशीला पदार्थ को छोड़ेंगे या अन्य पेय पदार्थ को छोड़ेंगे, तभी जो है कि हमारा शरीर डेवलप करेगा। अर्थात सरकार के द्वारा जो शराबबंदी होता है, सरकार यानी भारत सरकार के अंदर में शराबबंदी नहीं है, शराब जो है राज्य सूची का विषय है, शराब राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सरकार चाहे तो उसे बंद कर सकता है, राज्य सरकार चाहे तो उसे चालू कर सकता है। यह अनुच्छेद 47 के प्रयोग करके उसे जो है कि आपका सरकार के मन पर है। जैसे अभी बिहार सरकार बंद किया हुआ है, तो पूरे बिहार में जो शराबबंदी पूर्ण रूप से जो बंद है वो 5 अप्रैल 2016 से ही बंद है, 5 अप्रैल 2016 से ही बंद है। याद रखिएगा 2016 में नीतीश कुमार ने बंद किया था, तो अर्थात वह अनुच्छेद 47 का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? 47 का। और आप लोग को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा या अन्य राज्य सरकार के द्वारा गरीब और असहाय व्यक्ति को जो है कि विभिन्न प्रकार का जो कि खाने वाला सामान भी दिया जाता है, जैसे कि वो आपके डीलर के यहाँ जो आता है आपका जो गांव सब में राशन जो आता है आपका APL BPL परिवार वाला, वो भी आपका अनुच्छेद 47 के तहत ही दे रहा है सरकार, चाहे तो उसे बंद भी कर सकता है, हम इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते हैं। चलिए आगे, एक है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में है, और कृषि एवं पशुपालन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के दुधारू पशु हैं, विभिन्न प्रकार के जो दुधारू पशु हैं, उस दुधारू पशु को जो है कि आप लोग जो है कि हत्या नहीं कर सकते हैं, हत्या नहीं कर सकते हैं, आप उसे पोस सकते हैं, पाल सकते हैं, उसे उसका जो है कि जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। यह अनुच्छेद 48 के तहत है। और इसी अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि गाय हत्या पर ब्रेक, गाय हत्या पर ब्रेक, गाय हत्या पर ब्रेक। और आप लोग को बता दें गाय हत्या पर जो इंडिया में रोक लगा हुआ है वह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुधारू पशु या गाय पर जो हत्या पर जो रोक लगा है अनुच्छेद 48 के तहत भारत सरकार के द्वारा, वही अगर बात करें कि इसके लिए कौन सी मंत्रालय सबसे आगे आई है, वो पर्यावरण मंत्रालय। ये क्वेश्चन पिछला रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका गाय पर हत्या पर जो रोक लगा है वो कौन सी मंत्रालय के अधीन काम करती है? पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 का को, 48 का को, तो 48 का को देखिए 48 पक्का पक्की अगर हम लेते हैं तो कृषि और पशुपालन हो गया, एकदम थोड़ा फ्रेश चीज हो गया। वहीं उसमें को लगा देंगे तनिको, यानी को एक्स्ट्रा चीज लगा देंगे, हमको जंगल झाड़ जाना पड़ जाएगा, यानी वन जीप चल जाना पड़ेगा, यानी कि 48 कृषि पशुपालन यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट चीज हो गया। वहीं जंगल जाएंगे तो उसमें से जंगल झाड़ जाएंगे, इसमें कुआ लगा के जाएंगे, क्या लगा के जाएंगे? कुआ लगा के, यानी वन एवं वन जीवों की रक्षा 48 का को, 48 का। और इसी अनुच्छेद को और प्रासंगिक बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के पशु को लेकर या पर्यावरण संबंधी जो काम करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट या अधिनियम सब लाया जाता है। जैसे पहली बार 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, उसी तरह से 1992 में जो लाया गया आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट।
तो इसी तरह से जो है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है और पर्यावरण संबंधी भी विभिन्न प्रकार का अधिनियम आता है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण 1986 में, पर्यावरण 1986 में, उसी तरह से जल जो होता है 1974 में, जल 1974 में, आपका वायु होगा 1981 में। तो ये सब जो अधिनियम है अनुच्छेद 48 को ही बढ़ावा देने के लिए आता है। आइए अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 कहता है कि भारत के अंदर में जितने राष्ट्रीय धरोहर है अर्थात मंदिर वगैरह है या पर्यटन स्थल है, उसको साफ सुथरा रखना है, उसको जो है कि संरक्षित करके रखना है, जिससे कि क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात यह सरकार का दायित्व है। और इसी चीज को, इसी अनुच्छेद 49 को मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है, मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है, यानी सरकारी संपत्ति वगैरह जितना है उसको आप जो है कि सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो कि आपका मूल कर्तव्य 9 श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 जो है वो आपका 50-50, अनुच्छेद 50 50-50। तो 50-50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, यानी भारत में शासन करने का 3 तरीका है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा जो कि कानून का निर्माण करती है, और कानून का निर्माण करके ये कार्यपालिका के पास भेजती है, जिसमें कि जिसके अंदर आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सदस्य या फिर महान्यायवादी सब जो आते हैं वो आपका कार्यपालिका के में आते हैं। और कार्यपालिका का सबसे मुख्य काम है कि विधायिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है उसे लागू करवाना। क्या करवाना? लागू करवाना। और अंतिम में जो न्यायपालिका आती है यह सबकी जांच करने के लिए आती है कि सही में अच्छा से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सबकी जांच करने के लिए आती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के सबसे टॉप लेवल पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीएजी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सीएजी। इसीलिए क्वेश्चन फंसिएगा नहीं अगर पूछेगा कि सीएजी जो है कि किसका हिस्सा है तो मारेगा न्यायपालिका। किसका हिस्सा? न्यायपालिका। और इधर जो हो गया बड़ा बड़ा पद सब मारना है कार्यपालिका, सब मारना है। वहीं आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता अनुच्छेद 51 के तहत और 51 के तहत जो होते हैं सभी प्रकार के समझौता जो दूसरे देश से होते हैं, जैसे पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, जितना समझौता होता है वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं अनुच्छेद 51 के तहत। अनुच्छेद 51 यानी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। मूल कर्तव्य रूस। और मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था हमारे संविधान में कहीं नहीं था, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा कहीं नहीं था। और वो पहली बार इंदिरा गांधी के समय 1976 ईस्वी में एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम है सरदार सुवर्ण सिंह। सरदार सुवर्ण सिंह के सिफारिश पर इंदिरा गांधी के समय 42वां 1976 संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और जिस समय जोड़ा गया तो कुल 10 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 10। लेकिन सिफारिश जो किया था सरदार सुवर्ण सिंह समिति ने 8 को जोड़ने का। सरदार सुवर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था कि 8 जोड़ दीजिए, लेकिन कुछ कारणों से इसे बढ़ाकर 10 जोड़ा गया। जोड़ने टाइम कितना जोड़ा गया? 10। और वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11 क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपका शिक्षा के अधिकार जो कि आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाएगा 6 से 14 जो है कि यह उसके माता पिता या संरक्षण का काम होगा, जो कि आपका मूल कर्तव्य 11 में है। अर्थात 3 क्वेश्चन बनता है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0, मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0। अब जब जोड़ा गया 10, जब जोड़ा गया 10। अब वर्तमान में 11, वर्तमान में 11वां कौन है बता दीजिएगा ना। हाँ। और मूल कर्तव्य को जो अंतिम रूप से लागू करने वाली समिति है जेएस वर्मा समिति, जगदीश शरण वर्मा समिति। और याद रखिएगा मूल कर्तव्य भारत में अंतिम रूप से जो लागू हुआ है 1999 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए मूल कर्तव्य जो लागू होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यक्ति पर। मूल कर्तव्य लागू होते हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यक्ति पर।
और आप लोग को बता दें मूल कर्तव्य कुल 11 है, 11 को आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है निम्न से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और अक्सर बच्चा इसमें गलती मारता है। तो मूल कर्तव्य जो एक है सबका सीरियली है, उल्टा पुल्टा ये याद नहीं होता है, सब सीरियली, एक पे क्या है, दो पे क्या है, फिक्स है लिखा हुआ, उल्टा पुल्टा नहीं पड़िएगा। तो मूल कर्तव्य जो एक है, एक करता है कि संविधान का पालन कीजिए, संविधान का पालन, यानी सबसे पहले संविधान, भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान, अर्थात सबसे पहले हम लोग का काम है कि संविधान को सर्वोच्च बनाए, यह संविधान का पालन करे, यानी मूल कर्तव्य एक हम लोग का है संविधान का पालन करे। वहीं अनुसूची 2 है, सॉरी मूल कर्तव्य 2, मूल कर्तव्य 2 है कि भारत में भी जितने प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, जैसे पता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारा का सारा जितना आंदोलन हुआ, ये आंदोलन हमारे देश की आजादी के लिए हुआ था। तो इसका मतलब हम लोग का मूल कर्तव्य है कि हम लोग उसे भुला नहीं सकते हैं, हम लोग उसे भी याद करें। यानी पहला में संविधान सर्वोच्च और दूसरा में सभी प्रकार के घटनाएं, सभी प्रकार के या फिर स्वतंत्रता आंदोलन जितना हुआ है, और 3 में 3 चीज, मूल कर्तव्य 3 में 3 चीज, मूल कर्तव्य 3 में 3 चीज, संप्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, और मूल कर्तव्य 4 में, मूल कर्तव्य 4 में है देश की रक्षा, और देश की रक्षा जो होता है चारों तरफ से, देश की रक्षा यानी 4 में देश की रक्षा होगा चारों तरफ से, समझ में आ गया। और 5 में भाईचारा, 5 में मूल कर्तव्य 5 में भाईचारा, क्योंकि ने कहता है कि अरे 5 को भाई या 5 भाई का उंगली बराबर नहीं है ना, सबका विचार एक तरह नहीं है, हो सकता है, यानी 5 में हम लोग को भाईचारा बना के रहना चाहिए। क्या बना के रहना चाहिए? 5 में भाईचारा, 5 में 4 में चारों तरफ से रक्षा, चारों तरफ से, 3 में 3 चीज, 3 में एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये 3 चीज हो गया। वहीं अगर हम 6 में बात करते हैं, 6 में संस्कृति को हम लोग बचाए रखे, 6 में संस्कृति को बचाए रखे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भारत ने जब वर्ल्ड कप हारा था तो उस समय जो है कि छक्का नहीं मार पाया, इसी कारण हम लोग का संस्कृति पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का संस्कृति अगर बच जाता, अगर तब तक हमको छक्का लग जाता तो हम लोग का संस्कृति बच जाता, यानी 6 में संस्कृति, 6 में संस्कृति, 6 में संस्कृति। वहीं अगर हम 7 में, वहीं अगर हम 7 में बात करते हैं, वहीं अगर हम 7 में बात करते हैं, तो अभी हम लोग का पर्यावरण ऐसा हो गया है कि हम लोग का पर्यावरण हम लोग को साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, पूरा पर्यावरण खराब हो चुका है। यानी 7 में पर्यावरण, 7 कौन नहीं दे रहा है? पर्यावरण, 7 कौन नहीं दे रहा है? पर्यावरण, यानी 7 में पर्यावरण, 7 में पर्यावरण, और 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वही अगर हम मूल कर्तव्य 9 का बात करते हैं तो 9 में जो है आप लोग को पता होगा कि सभी विद्यार्थी जो है कि 8 तक गांव वाले स्कूल में पढ़ते हैं, और 9 में जैसे जाते हैं थोड़ा सा हाई स्कूल में जाते हैं वो लोग, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हाई स्कूल में, वहां पर जाके उनको लगता है कि नहीं यार गांव वाला स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो बेंच तोड़ देते होंगे, कुर्सी तोड़ देते होंगे, मतलब कुछ से कुछ तोड़ देते होंगे, लेकिन जब आप हाई स्कूल जाते होंगे तो आप में कुछ डिसिप्लिन आ जाता होगा, तो लगता होगा अरे यार ये सरकारी संपत्ति है, इसको हमको नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात मूल कर्तव्य 9 में है सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे, सरकारी संपत्ति को सुरक्षित। इसीलिए हम बताए थे कुछ देर पहले कि मूल कर्तव्य में भी हमको देखने के लिए मिलता है सरकारी संपत्ति, उधर अनुच्छेद 49 में भी, अनुच्छेद 49 में भी, इसीलिए ये दोनों समानता है, कॉमन में याद रखिएगा। तो उधर आपका हो गया 9 में जाके, 9 में आपका सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना है। वही 10, अगर मूल कर्तव्य 10 बोलते हैं तो मूल कर्तव्य 10 में जब आप जाइएगा, यानी 10वां में जब आप जाते होंगे, 10 में जाते होंगे, तो आपको उसमें पहली बार विद्यार्थी का जो है कि माइंड चेक किया जाता है कि ये 10 में कितना परसेंट लाया है, उसी में उसका हकीकत चेक किया जाता है, आपका रिलेशन देखेगा कि यार 10 का एग्जाम दे रहा है, इसका देखते हैं कितना परसेंटेज आ रहा है, तो बोलिएगा अगर 80% आया तो लगता है नहीं लड़का सही है, वहीं 60% लाइएगा अरे ठीक है मिला जुला चलने लायक है। लेकिन अगर आप उसमें बढ़िया परसेंटेज लाते हैं 10 में, तो आपके व्यक्तित्व की चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा? व्यक्तित्व, यानी कि 9 में हो गया सरकारी संपत्ति, आज 10 में हो रहा है व्यक्तित्व की चर्चा, 10 में। और 11वां बताना जो है कि आप लोग को जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग को अच्छा से बता चुके हैं। तो चलिए आज का जो है कि और एक क्वेश्चन और दे देते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान जो जन गण मन होता है, जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विशा नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था, जिसको गाने में 52 सेकंड लगता है, इसमें पहली बार आप किसी को जो है कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में कहा था, जिस केस का नाम है विजय एमेनुअल बनाम केरल राज, विजय एमेनुअल बनाम केरल राज 1986 में, 1986 में।
और आप लोग को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में जो पील के लिए जानी जाती है आपका महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है पीएन भगवती। पील के लिए, पील जिसे हम लोग कहते हैं जनहित याचिका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा पीएन भगवती। किसे बोलिएगा? पीएन भगवती। पीएन भगवती। और पील का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी कि बिना कोई व्यक्ति का खर्च किए पैसा, बिना कोई खर्च किए पैसा जब आपका केस, यानी समझिए आराम से, जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया या बस अड्डा वगैरह हो गया, उसके बगल में गरीब असहाय जो है कि ऐसे तंबू गाड़ के जो है वहां पर रहते हैं, या फिर कहीं भी बड़ा बड़ा जगह पे रहते हैं, तो उसका क्या होता है कि उसके साथ जो भी परेशानी होती है, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके केस लड़ सके। तो वो क्या करता है कि किसी ना किसी रिपोर्टर हो गया, रिपोर्टर के सहायता से वो जो है कि अपना दुख दर्द वगैरह सुनाते हैं, और वह दुख दर्द रिपोर्टर पेपर में जाके छपाते हैं। तब उसका जो है कि अगले दिन जो वहां पर देखने के लिए मिलता है समाज में कि हाँ भाई रेलवे स्टेशन के पास ऐसे ऐसे उन लोग को दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, ये बात धीरे धीरे पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। तब वहां से वो जो एक्शन लेती है इसके विरुद्ध, तो उसी को कहते हैं जनहित याचिका। क्या कहते हैं? यानी आम आदमी का दुख दर्द जब बिना किसी पैसे के पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक, तब उसे जो है कि जो वहां से एक्शन लेना शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उसे जनहित याचिका कहेंगे। और यह पहली बार भारतीय राजनीति में जो आया है वह अमेरिका के संविधान से आया है। कहां से आया है? अमेरिका के संविधान से जनहित याचिका लिए हैं। और इसे भारत में पहली बार 1986 में पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर के सपोर्ट से जो है कि इसे भारत में लागू किया गया। समझ में आ गया? और पीएन भगवती उस समय 1986 में भारत के 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। 17। तो चलिए आज का हम लोग यही ब्रेक करते हैं। तो चलिए आज तक यही ब्रेक करने के बाद आप लोग के लिए एक लास्ट सवाल आप लोग से पूछते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय है वह किस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और जो है कि आप लोग जितने भी आदमी देखते हैं इस वीडियो को, जो कि आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो है कि सभी जो है कि इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का जिंदगी बन सकता है, आगे चल के आपके साथ साथ उसका भी जिंदगी बन सकता है। तो आप लोग प्लीज जो है कि कंपटीशन का क्षेत्र है, जानते हैं कंपटीशन है, लेकिन अगर कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आपका प्रतिद्वंदी आपसे टक्कर के लिए अगर आएगा, तो समझ सकते हैं कि उस टक्कर में आपको और पढ़ने का जज्बा जगेगा कि जब मेरा बगल वाला पढ़ रहा है कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो आप लोग भी इतना मेहनत कीजिए एक दूसरे से कि समझ लीजिए कि जो आपके संपर्क में है वो सबका रिजल्ट होगा और होके रहेगा। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे होंगे तो कोई रिजल्ट नहीं रोक पाएगा आपका। तो चलिए इसी के लिए जो है कि यहीं तक ब्रेक करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।